हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल केम लाइट। सो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और उसके लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं नीट 2024 के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, 1 मिनट। तो नीट 2024 का जो एग्जाम होना है वो एग्जाम हो गया। उसमें बहुत सारे स्कैम निकले हैं। सब पेपर जो भी लीक हुए थे उसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को पिटीशन भी है कि क्या फैसला आएगा, रीनीट होगा कि नहीं होगा। देखिए, रीनीट हो चाहे ना हो, इसमें दोनों में ही बच्चों का लॉस है। तो मैं तो आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो नीट 2025 के लिए अभी से जुड़ जाएं। और जिनके नंबर सही आ रहे हैं, मे भी देखिए नीट 2025 नीट रीनीट हो सकता है। तो आप लोग अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप लोगों को चैनल पे जो भी पिछले ये सारे हम लोगों ने क्रैश कोर्स कराया हुआ है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हुई है। तो इस समय आप लोग क्या करिए, केवल क्या करिए, कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके नंबर क्या है नीट में अच्छे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा आपका हाथ चलाना होता है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए। और मुझे पता है कि मन नहीं लगेगा आप लोग का पढ़ने का, लेकिन फिर भी आप लोग करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि मोल से रिलेटेड जितने भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैटर है। तो मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वैल्यू। क्या ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वैल्यू? मैटर दो प्रकार के हो सकते हैं, मिक्सचर, प्योर सबस्टेंसेस। तो मिक्सचर में दो चीजें आती हैं, होमोजीनियस सबस्टेंस, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि हमने मिलाया, पूरी तरीके से मिल गया। जैसे कि हम लोगों ने शुगर सोल्यूशन का मतलब चीनी पानी के घोल, एक तरीके से जो हम लोग शरबत बनाते हैं ना, तो बेसिकली यही होता है। हमने क्या लिया, शुगर लिया और वाटर ऐड किया उसमें। शुगर क्या हो जाएगा, अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर है तो शुगर बिल्कुल से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा उसमें। तो हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर ऑब्टेन करेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब कि अच्छे से घुला नहीं है, सैंड विथ शुगर। अगर हम लोग सैंड और शुगर को मिला देंगे तो दोनों के पार्टिकल क्या होंगे हमें दिखेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि उनमें मिक्सचर ना हो किसी भी चीज का। तो एक हो सकता है एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब कि जो नेचुरली पाए जाते हैं। तो H2O2 क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं और एलिमेंटल स्टेट में होते हैं। कंपाउंड मतलब कि दो एलिमेंट मिलके कोई तीसरी चीज बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है। H2 क्या होगा, वाटर होगा। यहाँ पे हाफ मोल O2 यूज होता है 1 मोल वाटर बनाने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैटर के बारे में। अब देखिए क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम्स और मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। एटम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स हमने देखा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्या बोलते हैं उसको, एटम। और मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, जब टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर हो तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मैटर क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस और मेड अप ऑफ एटम्स। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट केमिकली इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल चेंज। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था, ये सब क्या है, डाल्टन के पॉस्टुलेट क्या है, पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन। ठीक है। तो क्या बोला था डाल्टन ने कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज, शेप, स्ट्रक्चर एटसेट्रा एंड स्पेशली मास। मतलब कि अगर किसी भी एलिमेंट का सेम एटम है तो उसके मास, शेप, साइज सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मासेस। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी भी होगी और डिफरेंट मासेस भी होंगे। और उन्होंने एक चीज और कहा था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। न एटम को बनाया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केवल केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सो ए केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ए रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम एंड सेम नंबर ऑफ एटम मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। उनका कहना है कि मान लीजिए ए प्लस बी मिलके कोई क्या बनाया, रिएक्शन किया, ए बी बनाया, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ए का एक है, यहाँ पे भी ए होना चाहिए, बी का भी एक है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बी का एक होना चाहिए। और क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट विथ एटम ऑफ अनदर इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर।
तो होल नंबर की रेशियो में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी क्या बना रहा है, 1:1 की रेशियो में बना रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों ने लिया कार्बन प्लस O2 क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:2 के क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो वही मतलब है कि क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है। अब डाल्टन की जो थ्योरी थी, पास्टुलेट थे, उसमें क्या हुआ, कुछ चीजें गलत भी निकली। दैट इज एन एटम इज डिविजिबल इन द सेंस दैट इट हैज गॉट सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली गई है यहाँ पे, क्योंकि एटम जो होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं कौन से पार्टिकल में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी तो आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इसके बाद भी छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन हमको अब इस लेवल पे इतना ही पढ़ना है कि क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ, सेकंड क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप फॉर मोस्ट एलिमेंट्स सो दैट atom of the same element need not have the same mass. The atomic mass of an element is in fact a mean of the atomic masses of the different isotope of the element. ठीक है, ये बात भी सही नहीं कही गई है, क्योंकि क्या होता है कि आइसोटोप जो होते हैं उनके मासेज सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन मासेज अलग होते हैं। जैसे कि 1s1, 1s2, 1s3। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। ठीक है। तो मासेस क्या है यहाँ पे अलग हो गया, लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसका मास भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक मास के बारे में क्या दिया गया है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास 16 यू माना गया है, तो उसी हिसाब से जो एटॉमिक मास निकालते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है कि 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को सिलेक्ट किया गया था स्टैंडर्ड, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, हमने पहले ऑक्सीजन को भी लिया हुआ था। तो इस तरीके से क्या है कि जब हमने कार्बन 12 आइसोटोप को लिया तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पे जो आता है वन एटॉमिक मास, वो एग्जैक्टली कितने इक्वल होता है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम की एक मास का जितना होता है उसका 1/12 क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोलते हैं 1 AMU। अब AMU को भी हटा के क्या लिख दिया गया है, यू। यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, कहीं पे आप देखेंगे कि 12U लिखा रहेगा या लिखा रहेगा 12 AM। ठीक है, दोनों चीजें क्या है, एक ही है। ठीक है। अब क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में क्या दिया गया है, सिग्मा ऑफ, साइन किसका है, दिस इज द साइन ऑफ सिग्मा, और समेसन बोलते हैं इसको। ठीक है। आइसोटोपिक मोलर मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल दिया गया है, उसके हिसाब से देखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। ठीक है, नियॉन का है। अब क्या है कि नियॉन का आइसोटोप कितना है, 20। ठीक है, 20। इसका क्या है, 20 एटॉमिक नंबर। फ्रैक्शनल एबंडेंस इसकी कितनी है, 0.9051। ठीक है। अगर फ्रैक्शन में दिया है, यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकता है, तो अगर परसेंटेज में दिया है तो 100 पूरी वैल्यू होती है। ठीक है, बाकी को हम 100 - x कर सकते हैं अगर नहीं दिया है। और अगर फ्रैक्शनल दिया है तो 1 और 1 - x लिखेंगे अगर नहीं दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 20 इंटू 0.9051, क्या लिखेंगे, 21 इंटू 0.0027 प्लस क्या लिखेंगे अब, 22 इंटू 0.0922। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है, टोटल कितना है, फ्रैक्शनल 1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20.1871 U। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। जो नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उनमें क्या हो गया, 20.18। अब आप देख सकते हैं कि जिसका फ्रैक्शनल एबंडेंस इसका सबसे ज्यादा है, अगर इसको परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90.51%। मतलब कि इसी के आसपास क्या रहेगा, जो एवरेज एटॉमिक मास रहता है और जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है, उसी के आसपास रहता है।
तो 20 के आसपास ही है, 20.18 मतलब कि 20.2। और दूसरा क्या है 21, तो किसके पास है, 20 के ज्यादा पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड देन कैन एग्जिस्ट फ्री एंड रिटेन ऑल इट्स प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि सबसे छोटा एलिमेंट का पार्टिकल और कंपाउंड जो फ्री रह सके, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिया, H2 गैस, ठीक है। तो H2 गैस क्या हो गया, दिस इज द एलिमेंट, ठीक है, सॉरी, क्या है, कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बोल सकते हैं, H2 का क्या है, मॉलिक्यूल है। और क्या है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे दो एटम्स मिलके बनाया है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए ओजोन है, तो ओजोन की एटॉमिसिटी क्या होती है, 3 होती है, क्योंकि इसके साथ 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए मॉलिक्यूल इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन कार्बन 12। तो जो हमने पहले बात किया था एटॉमिक मास का, सिमिलरली क्या है, मॉलिक्यूलर मास भी उसी तरीके से है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 112 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम क्या है, रेफरेंस, जी टेकन एज एन रेफरेंस। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास इज नॉट ए मास बट ए नंबर। ये क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है, मास नहीं होता है। इट इज रिलेटिव और नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही बात कही गई है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कार्बन का मास लिखेंगे, दैट इज 12 प्लस ऑक्सीजन O2। O2 के कितने मॉलिक एटम हैं, दो, तो 2 इंटू एक ऑक्सीजन कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास सॉरी, 16। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 32 दैट इज 44 यू, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इतना ही आ जाएगा इसका। और यहाँ पे किसका दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड SO2 का निकाला गया है कितना, 98, ठीक है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका भी। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने सभी मॉलिक्यूल का ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, CO2 का मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने की पॉइंट्स क्या क्या पढ़े हैं इसमें। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, कंसीडर दैट मैटर इज टू बी मेड अप ऑफ एटम, सही बात है। 1 AMU क्या होता है, डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। समेशन ऑफ आइसोटोपिक एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो सबका सम करके उनके परसेंटेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट फ्री एंड रिटेन ऑल इट्स प्रॉपर्टी। उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल शो करते हैं। और नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ लॉ हमने देखते हैं। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी, जितने भी लॉ हैं हमारे केमिस्ट्री में उनको क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के मतलब क्या हो गया आपका, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कंपाउंड रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म एन अदर न्यू कंपाउंड। क्या करते हैं, एन अदर न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो इसे को क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग 5 लॉ दिए गए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज विच आर नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या क्या है लॉ, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ गेल इफेक्ट लॉ ऑफ गैसियस सॉल्यूशन एंड फिफ्थ है अवोगाड्रो लॉ। तो अब हम लोग सभी लॉ के बारे में धीरे धीरे वन टू वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ से सीधे सीधे आप लोग समझिए कि इसका मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो जितना मास पहले रहेगा उतना बाद में भी रहेगा, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट मास दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मास, ठीक है।
दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिया किसने था इसको? लेवेसिये ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था? व्हेन कंबशन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अब क्लोज कंटेनर में क्यों करा रहे हैं कंबशन? कंबशन क्या होती है? CO2 गैस निकलती है, ठीक है। O2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो CO2 गैस निकलेगी। अगर क्लोज कंटेनर नहीं रहेगा तो CO2 गैस क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, जिससे कि हम लोग इस लॉ को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, क्लोज कंटेनर में इसलिए कराया हम लोगों ने। तो मास ऑफ कंबशन प्रोडक्ट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ द कंज्यूम्ड रिएक्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न एंड कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू yield वाटर, क्या दिया गया है? O2 plus H2 form H2O. The mass of the water formed is equal to the mass of hydrogen and oxygen consumed. तो यहाँ पे हाफ मोल O2 है, इसका मास कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, सॉरी, इसका कितना हो जाएगा? 16 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। कितना बनेगा H2O? 18 ग्राम। और H2O का मास भी कितना होगा? 18। सो क्या है? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका कहने का क्या मतलब है? मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग करते हैं, चलिए। क्या है? व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaSCO3, क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। कितना है? CH3COH। इसका कितना दिया गया? 4.2 ग्राम। इसका कितना दिया गया? 3 ग्राम। इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। अब बनता क्या है ये? CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे दिया गया है कि इसका क्या है? 2.2 ग्राम रिलीज हो गया एटमॉस्फियर। और क्या दिया गया? द मास ऑफ CH3COH एंड H2O लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू बी वेट 5 ग्राम। तो मतलब कि जो ये रेसिड्यू बचा है, ये इसी का रेसिड्यू है जो बता रहा है कि ये 5 ग्राम है, ठीक है। तो टोटल कितना है? 5 + 2.2 दैट इज इक्वल टू 7.2। इधर का कितना हो जाएगा? 4.2 + 3 दैट इज 7.2। ये रिएक्टेंट का मास है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का मास है, दोनों का मास क्या है? इक्वल आ गया, ठीक है। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे काम किया है, ठीक है, होल्ड्स गुड। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे CO2 एज ए गैसियस यूज हो गया, तो उसको भी लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको दिया किसने था? जोजेफ प्राउस ने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी प्योर कंपाउंड को सैंपल लेंगे तो क्या होगा? ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द मास, ठीक है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि 1 मोल NH3 हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो NH3 का 1 मोल क्या कंटेन करेगा? एक एटम नाइट्रोजन का, 1 एटम नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 3 एटम हाइड्रोजन हमेशा, अगर NH3 बना रहे हैं तो कभी भी अगर NH3 बना रहे हैं तो हमेशा एक एटम नाइट्रोजन का होना चाहिए, 3 एटम क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन का होना चाहिए। दैट मीन्स 14 ग्राम क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए, और 3 ग्राम क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए अमोनिया को बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब कि अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम अमोनिया एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? जी, 6.488 ग्राम लीड्स combined डायरेक्टली विथ 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लीड डाइऑक्साइड PbO। ठीक है, क्या है? Pb+O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? PbO2। कितना दिया गया? ये 6.488 ग्राम। O2 कितना दिया गया? 1.002 ग्राम, ठीक है। Lead dioxide is also produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen present in lead oxide is 13.38%। अब क्या दिया गया है कि, अब देखिए सेकेंड वाले में क्या दे दिया गया है कि मास दे दिया, परसेंटेज दे दिया गया। इस वाले में मास दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज पहले में निकालते हैं कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो ऑक्सीजन कितना है? 1.002 ग्राम। क्या है? 1.002 ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा? 6.488 प्लस 1.002 ग्राम, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा ये 1.002 डिवाइडेड बाई 7.490 इंटू 100। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना परसेंट आएगा यहाँ पे, ये 13.38% आ रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर PbO2 मिलके बना रहा है, पीबी प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, PbO2, तो ऑक्सीजन कितना है, 13.38%। और अगर लीड नाइट्रेट, क्या बोलते हैं लीड नाइट्रेट को, PbNO3 ट्वाइस, अगर इसको हीट कर रहे हैं, अगर ये बना रहा है PbO2, तब भी ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, 13.38%। दैट मीन्स ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर 13.38 ऑक्सीजन, 38% ऑक्सीजन पीबी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, PbO2। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस law was studied by Dalton and may be defined as when two elements combine to form two or more chemical compound, then the ratio of the mass of these elements when combined with a fixed mass of other bear a simple ratio to one another। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन प्लस हाफ O2 मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वहां पे क्या है, कार्बन का मास 12 ग्राम, यहाँ पे क्या है, हाफ O2 है, हाफ मोल है, तो हाफ मोल में क्या होगा, 16 ग्राम। बना कितना रहा है, 28 ग्राम। ठीक है, अब इसी तरीके से कार्बन प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, CO2। यहाँ पे क्या है, 12 ग्राम, यहाँ पे क्या है, 32 ग्राम, ये क्या बना रहा है, 44 ग्राम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों को मिला रहे हैं तो जो सिंपल ऑक्सीजन दोनों में आएगा उसका सिंपल रेशियो होगा, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, 16:32, दैट इज 1:2 के रेशियो में मिल रहा है। मतलब कि अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है 16 ग्राम, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर 32 ग्राम मिल रहा है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या मतलब है, दोनों कंपाउंड एक दूसरे से क्या है, अगर फिक्स्ड कार्बन के मास के साथ मिल रहा है तो ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए, CO:CO2 बनाने के लिए, दैट इज 1:2। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गेल उसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम्स। ठीक है, गेल उसेक ने एक लॉ दिया था, क्या दिया था उन्होंने, उन्होंने बताया था कि देयर एग्जिस्ट डेफिनेट रिलेशनशिप अमंग द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसीलिए उन्होंने एक लॉ दे दिया, क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम which bear a simple ratio to one another and are to the volume of the product if these are also gases। ठीक है, इनका कहने का मतलब सीधे सीधे यही था, अगर गैसेस क्या है, H2 + Cl2 गैसेज मिलके 2 मोल्स ऑफ HCl गैस बना रहे हैं, अगर इसका 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 लीटर ही बनाए। ठीक है, और इनका रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा, 1:1:2। ठीक है, इनका कहने का यही मतलब था कि अगर दोनों मिलके बनाए तो दोनों के समेसन से जो आएगा, वो तीसरा प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों के समेसन से आएगा, और इनका क्या होगा, रेशियो, होल नंबर में रेशियो इनका आएगा। ठीक है, सिंपल रेशियो की इसको क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर वॉल्यूम गैसेज की सेम है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से, जिसको बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, Na दैट इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी वैल्यू क्या आती है, इतनी आती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये दिया गया है आपको, ढेर सारी चीजें क्या है, one volume of hydrogen plus one volume of chlorine, two volume of hydrogen chloride at the same temperature and pressure. Let one volume contain n molecule, then n volume of hydrogen and n molecules of chlorine give 2n molecule of hydrogen chloride। सही बात है, तो अगर हम लोग कॉमन वन कैंसिल कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का मिलके क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की एक मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, मिनिमम एक एटम हाइड्रोजन का होना चाहिए, एक एटम क्या होना चाहिए, क्लोरीन का होना चाहिए। तो वही चीजें क्या बता रहा है, एवोगाद्रो लॉ के बारे में बताता है। ठीक है,
अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें की पॉइंट देख लीजिए क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, सही बात है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। अभी क्या थर्ड क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, then the ratio of mass of one of these elements which combined with a fixed mass of other bear a simple ratio to 1 जो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में बताया, ठीक है। ये दूसरा एक भी मैंने बताया कि अगर एक प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट मिल के बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के वॉल्यूम क्या आएगा, सिंपल रेशियो में आएगा, ठीक है। Avogadro लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया, हमारे सारे लॉ हो गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास स्टोइकियोमेट्री के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ पे और बाकी सारे नोट्स और उनके पीडीएफ आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हैं। और आप लोग नीट री नीट के लिए थोड़ा सा तैयारी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होगा। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। बाकी अगर एग्जाम होगा तो कम से कम 1.5 महीने बाद ही एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि आप लोग को तैयारी करने का पूरा मौका मिल सके, ठीक है। थैंक यू।